ठीक है, फिर आगे शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास तक हमने ये कहा कि भाई अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं तो हैलोजिनेशन नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। यही कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव थी। देखो, फ्लोरिनेशन कैसी थी? एक्सप्लोजिव, इसीलिए हम यूज नहीं करते। एंड फिर हमने फ्लोरीन बनाने के लिए एक स्वाट्स मेथड भी बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्लोरिनेशन में हमने दिक्कत क्या बताई कि रिएक्शन तो हो जाती है, रिएक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन सेलेक्टिव है। मतलब मिक्सचर मिलेगा एंड उसमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट क्या होगी? बहुत कम। अब ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है इसमें। ब्रोमिनेशन इज प्रेफर्ड as it is a selective in nature, as it is selective in nature. ब्रोमिनेशन इज प्रेफर्ड एज इट इज सेलेक्टिव इन नेचर। ब्रोमिनेशन हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब बताओगे साक्षी? साक्षी, सिलेक्टिव का मतलब? नॉन सिलेक्टिव क्या था कि मिक्सचर बनता है। अब सेलेक्टिव का मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट is formed in more amount, is formed in more amount than others। कोई एक प्रोडक्ट होगा जो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा एज कंपेयर टू अदर्स, जैसे 80-20 का रेशियो रहे, और जो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोला करेंगे। उसको हम क्या बोला करेंगे? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर या नहीं? और ये थोड़ा ध्यान में रखना, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर in which bromine is attached with more stable carbon. Bromine is linked with more stable carbon। कहने का मतलब क्या है? मान लो हम ये रिएक्शन कराते हैं, इसमें तीनों के तीनों कार्बन्स कैसे हैं साक्षी? sp3, तो तीनों ही जगह पे रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा है साक्षी इसमें? नहीं बच्चे, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री कार्बन हैं, ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन, जैसे हमने कार्बोकेटाइन का ऑर्डर रखा था वैसे ही यहाँ पे है। 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल है तो बस इस पे हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो? Br। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा होगा? ज्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर। दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में बनेगा। क्लोरीनेशन में दिक्कत क्या थी कि दोनों इक्वल अमाउंट्स में बन रहे थे,
कोई ज्यादा फर्क नहीं था, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है। क्लियर या नहीं? यहाँ बी आर आएगा, क्लोरीन में। नहीं साक्षी, स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता था? बेंजीन के साथ वाला, है ना? तो बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। बेंजाइलिक के बाद अलाइलिक कौन सा होता था? डबल बॉन्ड के साथ वाला। फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से लिंक्ड हो। फिर 2 डिग्री। फिर 1 डिग्री। एंड लीस्ट स्टेबल इज मिथाइल। क्लियर या नहीं? करो इसे पहले तो। अब देखो साक्षी, इसमें होता क्या है असली में। पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। मैकेनिज्म इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मैकेनिज्म पूछा जाए। ठीक, मैकेनिज्म समझने के लिए फिर से हम कोई एक कॉमन सी रिएक्शन उठा लेते हैं। मान लो हम क्लोरीनेशन ही उठा लेते हैं। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन हट के क्या आ रहा है? क्लोरीन। तो बेसिकली हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये चीज हुई है। ठीक, तो अब देखो, ये इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन सबसे पहला जो पार्ट है वो चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है? हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में, जो भी हमारा एनर्जी का सोर्स है, उससे होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है। कौन सी क्लीवेज शो करता है? होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है, जिससे अपने पास 2 क्लोरीन रेडिकल्स मिल जाते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। अब देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपगेशन। अब क्लोरीन रेडिकल अनस्टेबल होता है, हमें पता है, क्योंकि उसको एक बॉन्ड बनाना है। उसका एक बॉन्ड टूट चुका है, वो अनस्टेबल हो चुका है। तो क्लोरीन रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए CH4 में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले आता है, और जो रेडिकल है वो CH3 पे बन जाएगा। बेसिकली इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो गई। H तो चला गया Cl के साथ, HCl बन गया, और CH3 बेचारा अकेला रह गया फिर से। अब CH3 क्या करता है? CH3 अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल में से क्लोरीन को बाहर निकाल लाता है। ये खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल में से क्लोरीन को बाहर निकाल लाता है।
तो क्या बन जाता है, CH3 के साथ Cl लग जाता है और क्लोरीन रेडिकल फिर से जनरेट हो जाता है। यहां तक समझ आया या नहीं? देखो, सबसे पहले चेन इनिशिएशन है। इनिशिएशन में तो सिंपल सा है कि ये एक बॉन्ड है जो सेम एटम्स के बीच है, इसलिए हमने होमोलिटिक क्लीवेज करा दी है एंड क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट कर दी। अब ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना, हमारे पास मोल्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम एक मॉलिक्यूल यूज करना चाहें, दो मॉलिक्यूल यूज करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम यहाँ पे मोल्स मेंशन नहीं कर रहे हैं, मोल्स मतलब एक एक मोल हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक मोल में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम मैकेनिज्म बनाते हुए या इवन रिएक्शन में जितना मर्जी अमाउंट चाहे उतना यूज कर सकते हैं, जब तक क्वेश्चन में लिमिटेड अमाउंट मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हम जितने मर्जी चाहे मिथेन मॉलिक्यूल, जितने मर्जी चाहे क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि यहाँ पे हमने Cl2 यूज कर लिया है तो हम दोबारा से Cl2 यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, जितनी मर्जी बार यूज करो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में Cl रेडिकल जनरेट हुआ था। Cl रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करता है, ये मीथेन में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लाता है। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो गई। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया होगा, H के पास, और H ने अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, और क्या बना लिया, HCl। क्या बना लिया, HCl। ठीक है, अब मिथाइल रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करता है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में से क्लोरीन को बाहर निकाल के ले आता है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में से क्लोरीन को बाहर निकाल के ले आता है। क्लोरीन के ऊपर रेडिकल जनरेट हो जाता है। बेसिकली यहां से फिर से दो क्लोरीन रेडिकल्स मिलेंगे। एक क्लोरीन रेडिकल किसके साथ जुड़ गया, मिथाइल के साथ, और क्या बन गया, CH3Cl। क्लोरीन रेडिकल अलग से जनरेट हो गया। कोई डाउट? नो सर। साक्षी, क्या क्लोरीन रेडिकल दोबारा से CH4 से हाइड्रोजन बाहर निकाल के लेके आएगा? यस सर। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला स्टेप है वो रिपीट हो जाएगा। क्लोरीन रेडिकल जनरेट हुआ, वो क्लोरीन रेडिकल फिर से मीथेन में से हाइड्रोजन बाहर निकाल के लेके आएगा, फिर से HCl और मिथाइल रेडिकल बनेगा। मिथाइल रेडिकल बनेगा तो वो फिर से Cl2 में से क्लोरीन को बाहर निकालेगा। मतलब ये जो दो स्टेप्स हमने लिखे हैं, स्टेप नंबर A एंड स्टेप नंबर B, ये रिपीट होते जाएंगे। स्टेप नंबर A and B keeps on repeating, keeps on repeating, hence they are known as chain propagating steps, hence known as chain propagating steps। प्रोपगेशन क्या होता है, यही तो होता है रिपीट करना किसी चीज को जो आगे आगे लेके जाती है, hence known as chain propagating steps। ये चीज क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो रहा है, क्लोरीन रेडिकल मीथेन से दोबारा से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, मिथाइल जनरेट हो जाएगा, मिथाइल फिर से क्लोरीन में से Cl को बाहर निकालेगा, तो ये चलता जाएगा। अब एट द एंड लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन, थर्ड आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन मतलब इस रिएक्शन को खत्म करना है। अब देखो ये रिएक्शन तभी खत्म हो सकती है जब हम मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल्स को खत्म कर दें, क्योंकि ये रिपीट करते जा रहे हैं अपने आप को। तो जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक रिएक्शंस खत्म नहीं होंगी। तो एट द एंड मेन काम है इसको खत्म करना किसी तरीके से। तो इसको खत्म करने की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना ले, Cl2, तभी वो जो चेन है वो खत्म हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि मिथाइल रेडिकल
अपने ही मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना ले, इथेन। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएं और क्या बना ले, CH3Cl। आया समझ या नहीं? बेसिकली चेन टर्मिनेशन में हमने चेन को एंड करना है। एंड करने के लिए हमने देखा कि जब तक ये रेडिकल्स खत्म नहीं होंगे तब तक रिएक्शन नहीं रुकेगी। तो अगर रिएक्शन को रोकना है, खत्म करना है, तो इनके खत्म होने की पॉसिबिलिटीज देखनी होगी। तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि या तो ये अपने ही रेडिकल जैसे कंबाइन कर लें, क्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर ले, मिथाइल मिथाइल के साथ कंबाइन कर ले, या ये आपस में कंबाइन कर ले और CH3Cl बन जाए, तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। क्लियर या नहीं? Yes, sir. नोट करो इसे, ये है छोटा सा इसका मैकेनिज्म और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है साक्षी, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में। हाउ विल यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, हाउ विल यू अकाउंट फॉर formation of ethane during chlorination of methane? बताओगे? साक्षी That C2H6 तो फिर भी फॉर्म हो सकता है, पर C2H5 C2H5 इथेन क्या होता है? C2H6 ही तो होता है बच्चा। जैसे सर CH3 with CH3 जो हमने लास्ट तक किया है। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर कैसे लिखना है कि ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, during chlorination of methane, methyl radicals are formed. Methyl radicals CH3 के ऊपर डॉट ब्रैकेट में are formed, and there is a possibility that that the two methyl radicals या आपको 2CH3 methyl radicals combine with each other, leading to the formation of ethane. दो मिथाइल रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करें ताकि क्या बन जाए, इथेन, और नीचे रिएक्शन लिख दो। क्लियर? करो इसे भी नोट।
क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तुम्हें इन सब रिएक्शंस के मेजर प्रोडक्ट्स बताने हैं सिर्फ। करो ट्राई। बताओ साक्षी, प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा साक्षी? देखो CH3 लगे होंगे 4 बार एक कार्बन के साथ, तो इसमें तो चारों के चारों कार्बन आइडेंटिकल है ना, तो बस ये तो बहुत सिंपल था। किसी एक को हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटाओ, चारों के चारों कार्बन आइडेंटिकल है, तो किसी एक का हाइड्रोजन हटा के क्या लगाना था? Br।
नियोपेंटेन से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही तो मिलता था विदाउट। No, sir. करो नोट, बाकी दोनों तुम्हारे सही है। इसमें लाइलिक पोजीशन पे ही होनी थी, वो भी ठीक है एकदम 3 डिग्री। करें आगे। Yes, sir. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आयोडीनेशन की। हमने फ्लोरिनेशन की बात कर ली, क्लोरिनेशन की बात कर ली, ब्रोमिनेशन की कर ली, अब है आयोडीनेशन की बात। इन आयोडीनेशन भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, HI is formed as a byproduct HI is formed as a byproduct which is a very strong reducing agent. Which is very strong reducing agent. Iodination में HI बनता है as a byproduct which is a very strong reducing agent and converts alkyl iodide back into alkene. कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन तो होती है लेकिन रिएक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने आयोडीनेशन की तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3I प्लस HI। अब HI क्या करता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि CH3I को वापस किस में भेज देता है, एल्केन। तो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, तो रिएक्शन करवाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। क्लियर या नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर हमने ये रिएक्शन से आयोडीनेशन करानी ही है और ऐसे ही करानी है तो क्या तरीका है इसको कराने का, साक्षी? बेसिकली HI के कारण सब दिक्कत हो रही है। अगर हम HI को हटा दें किसी तरीके से तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन HI को हटाएं कैसे? जैसे ही वो बनेगा उसको खत्म करना होगा। उसको खत्म करने का तरीका कुछ एक आइडिया? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके कारण दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? देखो, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे ना। ये आया समझ या नहीं? अगर कभी भी तुमने किसी रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके अंदर क्या डाल दो, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। सो टू कैरी आउट आयोडीनेशन
we must destroy HI as soon as it is found. So to carry out iodination, we must destroy HI as soon as it is formed by adding any oxidizing agent. उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है? बाय एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या HiO3. अब देखो HNO3 क्या करता है, ये रिएक्शंस तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी. HI के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है उसका? I2. HI के साथ रिएक्ट करके उसका क्या बना देता है? I2. और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? H2O एंड NO2. तो HI खत्म हो गया. HI खत्म हो गया तो रिएक्शन हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. सिमिलरली HiO3 भी HI से रिएक्ट करके क्या बना देता है? I2 एंड वाटर. इस रिएक्शन को करवाना है तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो HI को डिस्ट्रॉय कर दे, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये I2 के अंदर. क्लियर या नहीं? करो ऐसे नोट्स. हाँ, I2 दोबारा बन जाएगा, वो एज ए रिएक्टेंट उल्टा सप्लाई कर दिया जाएगा. उल्टा बेनिफिट हो गया कि HI जो नहीं चाहिए था उसको हमने खत्म किया और उससे रिएक्टेंट रीजनरेट कर लिया. रिएक्टेंट रीजनरेट कर लिया तो अब वो बेनिफिट होगा, वो रिएक्शन को और आगे फॉरवर्ड लेके जाएगा. क्लियर या नहीं? या फिर साक्षी इसके अंदर हम आयोडिनेशन के लिए अब दूसरा मेथड करते हैं. HI के कारण दिक्कत आ रही थी तो HI को या तो डिस्ट्रॉय कर दो बाय एडिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऑल्टरनेटिवली we can prepare alkyl iodides using Finkelstein reaction. एक और रिएक्शन Finkelstein रिएक्शन. जैसे हमने फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड्स बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि ठीक है आयोडिनेशन में दिक्कत आ रही है, या तो उस दिक्कत को ओवरकम कर लो. अगर उस रिएक्शन से नहीं करना है तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन से अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. It is also a halogen exchange reaction. जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज थी, ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है. मतलब हमें पहले से ही एक अल्काइल हलाइड बनाना होगा, या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड. अब उसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ. किसके साथ रिएक्ट कराना है? NaI के साथ करा सकते हो या KI के साथ करा सकते हो. इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, इन एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, तो होगा क्या? जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन तुम्हारा लगा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन से. तो तुम्हारे पास मिल जाएगा Ri प्लस NaX. हैलोजन एक्सचेंज हो गया. आयोडीन लग गया है X की जगह, X लग गया है आयोडीन की जगह. कोई डाउट? इसमें क्लोरीन नहीं हो सकता. इसमें फ्लोरीन नहीं बच्चे, फ्लोरीन नहीं रिएक्शन शो. फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, काफी बॉन्ड स्ट्रांग है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा यहाँ. ठीक,
हम सिर्फ देखो फ्लोरीन का भी हम इतनी आसानी से नहीं बना सकते, तो फ्लोरीन का भी एक ऑल्टरनेटिव पाथवे हमने रखा है। आयोडीनेशन में भी दिक्कत आती है तो उसका भी हमने एक ऑल्टरनेटिव पाथवे रखा है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड्स ले सकते हैं हम, या हम क्या ले सकते हैं, ब्रोमाइड्स, आर रिएक्टेड विथ सोडियम आयोडाइड। हम किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन NaI एज इन एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, leading to the formation of alkyl iodides। करो इसे भी नोट, या तो उसके अंदर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालना है तो ऑल्टरनेटिवली हम फिंकलस्टीन यूज कर सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज स्पेशली यूज फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइड्स। इसके अंदर हैलाइड लेना है पहले से ही बना हुआ, बस उसको NaI या KI से रिएक्ट कराना और हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। इसी में लिख लो, ऐड कर लो इसमें एक चीज और, रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये ओवरऑल है, मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सब खत्म हो गया है, ये एक जनरल आ जाएगा, रेट ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन। जो फ्लोरिनेशन है वो सबसे फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि हमसे कंट्रोल नहीं होती, इसीलिए वो एक्सप्लोजिव है। दूसरे नंबर पे क्लोरिनेशन, तीसरे नंबर पे ब्रोमिनेशन, और फोर्थ पे है आयोडीनेशन। मतलब अगर क्लोरीन एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तुम लेते हो फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, इतनी तेजी से होती है कि एक्सप्लोजिव है। क्लोरीनेशन दूसरे नंबर पे स्पीड है, थर्ड नंबर पे स्पीड है ब्रोमिनेशन की, एंड लास्ट आयोडीनेशन। इसे भी नोट कर लो, हेडिंग डालो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। अगली केमिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस सिंपल सा रिएक्शन है। हमने एक एल्केन लेना है और उसको रिएक्ट कराना है HNO3 के साथ, और अपने को मिल जाएगा नाइट्रो एल्केन as a product. Basically, hydrogen will be replaced by NO2। हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, NO2 से। जैसे अगर हम मीथेन लेते हैं और उसको HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह लगा दो NO2। ठीक, अगर अपने पास है CH3 इथेन बेसिकली, और हम HNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं, अगेन इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, NO2। कोई डाउट साक्षी? No, sir. एंड अगर डिफरेंट हाइड्रोजन हो साक्षी, जैसे इसके अंदर है, तब क्या करें? अगर मोर स्टेबल वाले पे लगाओगे तो फिर से वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कम स्टेबल वाले पे लगाओगे तो वो माइनर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो H है यहाँ पे NO2 लगाते हैं, तो ये मेजर बन जाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बन पे NO2 लगा है,
और अगर 1 डिग्री वाले पे लगाते हैं तो वो माइनर होगा। क्लियर? कोई डाउट? करो इसे नोट। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी रिएक्शन है। ऐसे ही अगली रिएक्शन है बहुत सिंपल सी, अभी देख लेते हैं। इसी तरीके से रिएक्शन है अगली सल्फोनेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे नाइट्रेशन किया ऐसे ही सल्फोनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसमें भी बस एक एल्कीन लेना है, उसको रिएक्ट कराना है H2SO4 कंसंट्रेटेड से, और हमें मिल जाएगा सल्फोनेटेड एल्कीन। सल्फोनेटेड एल्कीन जैसे CH4 लिया और उसको हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया कंसंट्रेटेड, तो बस हाइड्रोजन हटा देना है, तो क्या रहेगा CH3, और हाइड्रोजन हटा के लगा देना है SHO3। सिंपल। हाइड्रोजन रिप्लेस बाय SHO3 सल्फोनिक ग्रुप। सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर आप डिफरेंट कार्बन्स वाला कंपाउंड लेते हो तो जब ज़्यादा स्टेबल वाले पे हम लगाएंगे तो वो मेजर बनेगा, कम स्टेबल वाले पे लगाएंगे तो वो माइनर बनेगा। ज़्यादा स्टेबल वाले पे लगाएंगे, जैसे ये 2 डिग्री है, ज़्यादा स्टेबल है, एंड कम स्टेबल वाले पे लगाएंगे तो वो माइनर रहेगा। क्लियर साक्षी? करो इसे भी नोट, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स या ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करो। यहाँ पे एल्केन भी होगा, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। साक्षी ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडेशन की जगह कंबशन डालो। सच में ऑक्सीडेशन गलती से ऑक्सीडेशन की जगह में ये लिखवा गया, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन लिखो पहले। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबशन में क्या होता था, कुछ आइडिया? किया था ये हमने। Reacts with oxygen and gives heat. क्या चीज? Reacts with oxygen and emits out heat. और प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं उसमें? कोई भी अगर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अगर उसको हम कंबशन रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? नहीं याद? ऑक्साइड्स। याद आया, थर्मो में किया था बच्चे। अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं
और उसको हम ऑक्सीजन में बर्न कर देते हैं, बर्निंग इन ऑक्सीजन, तो अपने को मिलते थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्साइड्स मिलते थे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो कंबशन क्या है? बर्निंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन in excess of oxygen, in excess of oxygen, leading to the formation of leading to the formation of respective oxides। ब्रैकेट में डाल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमने ये भी पढ़ा था, इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद आया या नहीं? Yes, sir. ठीक। एंड अब यहाँ पे अल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। जैसे अगर हम मिथेन लें तब भी रिएक्शन सेम ही है, CO2 और वाटर ही मिलेगा। बैलेंसिंग करते हुए सबसे पहले कार्बन बैलेंस करने हैं, फिर हाइड्रोजन एंड एट लास्ट ऑक्सीजन। यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम बर्न कर रहे हैं वो 1 मोल रहे, जैसे मर्जी बैलेंसिंग करो, यहाँ कोई इशू नहीं है बैलेंसिंग का। ठीक है, एल्केन हो सकता है, इवन अल्काइन हो सकता है, जैसे C3H6 हम ले लेते हैं। अगर एल्कीन है तब भी CO2 और वाटर ही मिलेगा। अगर अल्काइन है C2H2, प्रोडक्ट सेम रहेगा, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो अल्काइन है या वो बेंजीन है, क्योंकि ये सब के सब है तो हाइड्रोकार्बन ही। क्लियर? इसमें कोई डाउट? No, sir. अगर साक्षी हम O2 एक्सेस में ले रहे हैं तब तक तो ये रिएक्शन ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में कर दें तो तब क्या होगा? क्या तब कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? फर्क पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा? लेस अमाउंट। लेस अमाउंट नहीं बच्चे, अगर हम लिमिटेड कर देते हैं तो CO2 की जगह, कंप्लीट कंबशन की जगह इनकम्प्लीट कंबशन होगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगी और CO बनने लगेगा। इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे अगर हम लेते हैं CH4 प्लस O2, लेकिन O2 के साथ तो मैं लिमिटेड लिख दिया है, तो तुम प्रोडक्ट्स क्या बनाओगे? CO एंड वाटर। और अगर मैं O2 के साथ वेरी लिमिटेड लिख दूं तब तुम बनाओगे अकेला कार्बन। ठीक, अगर लिमिटेड है तो CO, और अगर वेरी लिमिटेड है तो कार्बन। क्लियर या नहीं? इसको हम चार्ड कार्बन बोलते हैं। चार्ड मतलब जला हुआ। बर्न्ट कार्बन। और ये कहाँ कहाँ काम आता है? यूज इन शू पॉलिश,
जो हमारी प्रिंटर की इंक्स होती हैं, पाउडर होता है जो प्रिंटर की इंक आती है ब्लैक लेजर जेट की, उसमें ये होता है। टायर इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं जो तुम्हें नोट करने हैं। करो नोट से। अगर सफिशिएंट सप्लाई है, एक्सेस में है, तब तो CO2, लिमिटेड है तो CO, वेरी लिमिटेड है तो कार्बन। करो नोट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो, अगर हम कोई भी एल्केन लेते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं विद कॉपर, रिएजेंट कैटलिस्ट का फर्क है बेसिकली। अगर तुम यहाँ पे लेते हो कॉपर ट्यूब, तब तो तुम्हें मिलते हैं एल्कोहल्स। क्या मिलते हैं? एल्कोहल्स। जैसे अगर हम CH4 लेते हैं और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, तब हमें H हटा के क्या लगाना है? OH। H हटा देना है, OH लगा देना है। रिप्लेस H by OH। H हटाना है, OH लगा देना है, एल्कोहल बनाना है, सीधी सी बात है। अगर हम CH3 लेते हैं और इसको भी O2 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, तब भी रिएक्शन बहुत सिंपल है। H हटा दो और H हटा के क्या लगा दो? OH। लेकिन अगर तुम यहाँ पे लेते हो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, अगर तुम यहाँ पे क्या लेते हो? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, MO2O3, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तब तुम्हारे पास मिलते हैं एल्डिहाइड्स। क्या मिलते हैं? एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बेसिकली ये सारे। कॉपर ट्यूब से अल्कोहल मिलता है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड से क्या मिलते हैं? एल्डिहाइड। जैसे मान लो अपने पास CH4 है साक्षी, अगर हम CH4 को O2 से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तो अब हमें पता है एल्डिहाइड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एल्डिहाइड होता क्या है? CHO। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। तो इसमें अपने पास कितने कार्बन थे स्टार्टिंग में? एक ही कार्बन था। फाइनली भी एक ही कार्बन रहेगा, बस कार्बन का नंबर चेंज नहीं करना। एक कार्बन इनिशियली था, फाइनली भी एक ही कार्बन रहेगा, तो एक H यहां लगा देते हैं। आ रहा है समझ साक्षी या नहीं? बस उसका हमने एल्डिहाइड बनाया है। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कार्बन क्योंकि पहले भी एक था, अब भी एक ही रहेगा, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया यूजिंग हाइड्रोजन। मान लो हमारे पास CH3 इथेन होता साक्षी, तब क्या प्रोडक्ट मिलता? C double bond OH मतलब एल्डिहाइड विद H। देखो एल्डिहाइड तो बनेगा ही। एक कार्बन तो हमने एल्डिहाइड में यूज कर लिया। इसमें कितने कार्बन थे टोटल? दो कार्बन थे। एक कार्बन और लगा देते हैं और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं यूजिंग हाइड्रोजन। यहाँ पे भी दो कार्बन थे, यहाँ पे भी दो ही कार्बन रहेंगे। तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड अगर यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा एल्डिहाइड। वहीं पे अगर तुम कोई एल्केन लेते हो एंड उसको रिएक्ट कराते हो Ag2O के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं।
तब क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बस यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेम रखना है। जैसे अगर तुम CH4 लेते हो एंड उसको Ag2O से रिएक्ट कराते हो, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, यही होता है। इसमें भी एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन रहना चाहिए जो हम बना चुके हैं, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे यूजिंग हाइड्रोजन। मान लो हमने इथेन लिया होता, इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो अगर हम इसको Ag2O से रिएक्ट कराते तब भी अपने को एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलता, लेकिन अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए, एक और कार्बन, क्योंकि इनिशियली 2 कार्बन थे, तो फाइनली भी कितने कार्बन रहेंगे, 2। क्लियर या नहीं? Yes. करो इसे। Isomerization reaction, isomerization of alkanes. केमिकल प्रॉपर्टीज है। हाँ, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही है बच्चे, सारी सारी की। इसमें हम एल्केन्स यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम स्टार्टिंग में एल्केन यूज कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, और उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है। एल्केन को यूज करके हमने अल्कोहल बनाया, एल्केन को यूज करके हमने एल्डिहाइड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। देखो साक्षी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक एल्केन लेते हैं एंड उसको रिएक्ट कराते हैं विद एनी लुईस एसिड। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है वो है मोर स्टेबल आइसोमेरिक एल्केन। अब यहाँ पे जो हम लुईस एसिड यूज करते हैं वो है मेनली AlCl3, FeCl3, BCl3 या अकेला आयरन, इनमें से कोई भी एक लुईस एसिड यूज करना है। ठीक है, मेनली यही यूज होते हैं लुईस एसिड्स। बस ध्यान रखना कि आइसोमेरिक एल्केन बनेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। ठीक है, आइसोमेरिक एल्केन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो यहां पे आ जाएगा व्हेन एन एल्केन is treated with, is reacted with any Lewis acid, it isomerizes into a more stable alkane. It isomerizes into a more stable alkane. जब हम एक alkane को रिएक्ट कराते हैं with any Lewis acid, वो आइसोमराइज कर जाता है into a more stable alkane। कहने का मतलब क्या है, देखो साक्षी, अगर हम C4H10 की बात करें, ये एक एल्केन है, डबल से ज्यादा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम आइसोमर्स बनाएं, हमने जीओसी में आइसोमर्स बनाए थे कि एक आइसोमर तो है कि चारों के चारों कार्बन हम किस में लगा देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन में, इसको हमने बोला था एन ब्यूटेन। अगर हम इसको AlCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो इसका एक और आइसोमर बनता है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का एक ही आइसोमर बनता था, याद हो तो, आइसोब्यूटेन। याद आया? अब ध्यान से देखो, तो इसके अंदर एन ब्यूटेन के अंदर तो सिर्फ 1 डिग्री कार्बन है या 2, ये सिर्फ अपने समझने के लिए, तुम पेपर में नहीं लिखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री,
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे कार्बन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, लेकिन इसके अंदर एक 3 डिग्री कार्बन है जो ज्यादा स्टेबल है, एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो जब हमने एक एन ब्यूटेन को लुईस एसिड से रिएक्ट कराया तो वो आइसोमराइज कर गया इनटू अ मोर स्टेबल एल्केन। सच रिएक्शन इज नोन एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। क्लियर या नहीं? इसके बस ये एग्जांपल है कि एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में नहीं, बेसिकली अगर हम C5H12 लेते हैं, इसके आइसोमर्स बनाओगे साक्षी, कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके? और अगर कोई एग्जांपल लेना है, हेक्सेन का दिया हुआ है इन्होंने, ये तुम पहले C5H12 का बताओ, इसके आइसोमर्स बनाओ C5H12 के। देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम पांचों के पांचों कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में लगा दें। हाइड्रोजन मैंने शो नहीं किए हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम 5 की जगह 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में लगाएं, एक सेकंड पोजीशन पे लगा दें। एक हम 3 कार्बन की, हाँ ऐसे वाला, कोई डाउट? ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम एन पेंटेन लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं विद एनी लुईस एसिड, it can also isomerize into more stable isopentane और नियोपेंटेन। तो यहाँ पे 2 आइसोमर थे तो दोनों मिल सकते हैं, तो हम दोनों लिखेंगे। दोनों ही ज्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन थे, लेकिन इसके अंदर कैसा कार्बन प्रेजेंट है, 3 डिग्री। इसके अंदर तो क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है जो ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर? करो इसे नोट।